हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम राज्यसभा से जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर को देखेंगे तथा इसके हर एक डायमेंशन को विस्तार से समझेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें ना, तो इससे जुड़े प्रश्न सिविल सर्विस एग्जाम के पीटी प्लस मेन से पूछे जाते हैं। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के ऊपर एनडीए, सीडीएस, सीपीओ, एसएससी जैसे एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कंटेक्स्ट की बात करें ना, तो एमपीएफ, राज्यसभा, बेसिक इंट्रोडक्शंस, स्ट्रक्चर, इलेक्शंस, डिसक्वालिफिकेशंस, वैकेंट ऑफ सीट्स, ओथ, सैलरी एंड अलाउंस, पोजीशन ऑफ राज्यसभा, इन तमाम आस्पेक्ट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राज्यसभा। देखिए, यूनियन की जो लेजिस्लेचर है ना, उसको पार्लियामेंट कहते हैं और ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्रेसिडेंट और टू हाउस। यानी कि जो पार्लियामेंट बने होते हैं उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। इन तीनों को मिलाकर ही पार्लियामेंट बनता है। राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, आज़ादी के बाद भारत जैसे बड़े देश में, मतलब बड़े देश के लिए तथा डाइवर्सिटी, विविधताओं से भरे देश को दो सदनों की आवश्यकता महसूस हुई, यानी कि टू हाउस की आवश्यकता महसूस हुई। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में सेकेंड हाउस, यानी जो दूसरा हाउस गठित किया गया था उसको काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में, चैम्बर के रूप में गठित किया गया था। राज्यसभा जो राज्यसभा का जो गठन है वो संघीय व्यवस्था में स्टेट के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। देखिए, राज्यसभा का गठन जो है ना, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी जो पहली बैठक है ना, 13 मई 1952 को हुआ था। और इसको जो घोषणा हुई थी, राज्यसभा के नाम की घोषणा, वो 23 अगस्त 1954 को हुआ था। नेक्स्ट है, ये एक परमानेंट बॉडी है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 मेंबर जो है ना, प्रत्येक सेकेंड ईयर में रिटायर करते हैं। इसका टेन्योर जो है 6 ईयर का होता है। जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। एज क्राइटेरिया जो है 30 ईयर्स है। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भारत का नागरिक होना जरूरी है। जो इनका चुनाव होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा इनका चुनाव होता है। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, यानी कि संरचना की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 80 में के अनुसार राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ना, उनकी अधिकतम संख्या 250 होनी चाहिए। रखा गया है कि आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के मेंबर की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें से 12th मेंबर जो होंगे ना, मतलब 12 जो मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। और 238 मेंबर जो है ना, वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। राज्यसभा में जो प्रेजेंट अभी सिचुएशंस है ना, मतलब प्रेजेंट मेंबर है वो 245 है, जिसमें से 233 मेंबर जो है वो स्टेट प्लस यूटी के रिप्रेजेंटेटिव है। यूटी जिसमें से दिल्ली और पौंडीचेरी के प्रतिनिधित्व भी इसमें शामिल है। और 12 मेंबर जो है ना, 12th मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है। प्रेसिडेंट द्वारा उनको नॉमिनेट किया गया है। और जो नॉमिनेशन का जो क्राइटेरिया होता है, मतलब ये जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाता है, उनकी जो क्राइटेरिया है, मतलब उनको लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल वर्क, इस एरिया में उनको विशेष ज्ञान के आधार पर बेस पर उनका नॉमिनेशन किया जाता है। यानी जो 233 मेंबर हुए ना, वो आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे, 233 मेंबर। और जो 12th मेंबर, 12 मेंबर जो होंगे वो आपके नॉमिनेटेड होंगे, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये स्ट्रक्चर मेंबर क्राइटेरिया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो ना,
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं और ये राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं। कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन की बात करें ना, तो राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है उसे हम समझते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 83(1) में 83(1) में इसके अनुसार राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है जिसका विघटन नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक परमानेंट बॉडी है जिसका विघटन नहीं हो सकता और इसकी जो मेंबर की जो टेन्योर 6 ईयर होते हैं और 1/3 मेंबर प्रत्येक सेकेंड ईयर में रिटायर होते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य चुने जाते हैं उनके वो जो कैंडिडेट होते हैं उनको न्यूनतम मान्य वोट यानी कि जो मिनिमम वैलिड वोट जो होते हैं ना वो मिलने चाहिए। जो वोट की गिनती होती है वो सीटों की संख्या के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि जो मिनिमम वोट वैलिड वोट जो मिलेंगे उसको जो सीट मतलब वोट की जो गिनती होती है वो सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ना उसको मतलब राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट जो है स्टेट असेंबली के मेंबर द्वारा किया जाता है। यानी कि हम और आप जो है जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के एमएलए को चुनते हैं। आप जिस स्टेट में रहते होगे या मैं जिस स्टेट में रहता हूँ वहाँ के हम एमएलए को चुनते हैं और वो एमएलए जो है ना राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 84 में ना राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर के द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल मत के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें जो मेंबर जो इलेक्टेड मतलब जो मेंबर होते हैं किसी भी असेंबली के उसके इलेक्टेड मेंबर ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो है मतलब इसके इलेक्शंस में राज्यसभा के इलेक्शंस में जो असेंबली है उसके एमएलसी पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं हर स्टेट अगर किसी स्टेट में 2 सदन है, एक एमएलसी के लिए है और एक एमएलए के लिए है। एमएलए के लिए तो हम लोग वोट डालते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है डायरेक्ट वोट किए जाते हैं। और ये एमएलसी का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट हम वोट नहीं करते हैं। इसीलिए राज्यसभा के जो मेंबर के लिए जो नॉमिनेशन मतलब जो इलेक्शन होता है उसमें एमएलए ही वोट करते हैं। एमएलसी उनका कोई रोल नहीं होता, वो वोट नहीं डाल सकते हैं। देखिए, पूरे 8 यूटी में से ना सिर्फ 3 ही यूटी को रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा में, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। जेएनके का ना आर्टिकल 370 के बाद जो आर्टिकल 370 के बाद इसको यूटी बना दिया गया है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे ये वहाँ के असेंबली मेंबर के अनुरूप ही होगा, जो अभी तक नहीं है। उसके बाद डिसाइड होगा, जो अपडेट आगे होगा वो हम आपको मतलब बताएंगे कि क्या इसमें है। लेकिन यूटी बनने के बाद ना इसकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में होगी, लेकिन सीट्स कितने होंगे ये वहाँ असेंबली के अनुरूप ही होगा। आगे चलते हैं। देखिए, राज्यसभा के जो सीटों का जो आवंटन है ना, राज्यसभा में जो सीटों का जो एलोकेशंस होता है वो 4th शेड्यूल के अनुसार ही होता है। सीटों का आवंटन का जो प्रावधान है वो 4th शेड्यूल में ही किया गया है। इसके तहत सीटों का जो आवंटन प्रत्येक राज्य के पॉपुलेशंस के हिसाब से उसके बेस पे ही होता है। यानी राज्यसभा में किस स्टेट के कितने एमपी होंगे, राज्यसभा में किसी भी स्टेट के कितने एमपी होंगे ये वहाँ के स्टेट के पॉपुलेशंस के ऊपर निर्धारित होता है। यानी उसके ऊपर बेस होता है। राज्यसभा के पुनर्गठन और नए राज्यों के स्टेट का गठन के बाद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की आवंटन राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर की संख्या साल 1952 के बाद से लेकर अब तक समय समय पर बदलती रही है। कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 84 में पार्लियामेंट के मेंबर का जो है उसकी क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई है। जो राज्यसभा का जो मेंबर होंगे क्या योग्यता होगी उसको भी निर्धारित की गई है। उसमें जो बेसिक एज मतलब क्राइटेरिया 30 ईयर्स निर्धारित की गई है और मतलब मिनिमम जो एज क्राइटेरिया वो 30 साल निर्धारित की गई है। और जो अदर जो
क्वालिफिकेशंस वो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई लॉ के अधीन ही होगा। मतलब अदर जो क्राइटेरिया होगा, 30 साल के अलावा जो अदर जो क्राइटेरिया होगा वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई लॉ के अधीन ही होगा। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें ना, मतलब इसको आयोग कैसे कैसे ठहराया जाए डिस्क्वालिफिकेशंस, उसकी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 102 में राज्यसभा के मेंबर के लिए कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई है। जैसे फर्स्ट जो है वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यानी वो मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो। और सेकंड जो है, जो मेन इशू है, मतलब जो मेन रीज़न उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहला हो गया कि वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, और सेकंड जो है वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर वो हो, मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी जगह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर वो हो। इस ग्राउंड पे भी उसको डिस्क्वालीफाई कर किया जा सकता है। और डिफेक्शंस ग्राउंड पे भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वैकेंट ऑफ सीट, मतलब स्थान कैसे रिक्त होता है, इसके राज्यसभा के एमपी के जो सीट्स है वो वैकेंट कैसे होता है। कुछ सिचुएशंस में पार्लियामेंट के मेंबर जो है ना वो सीट रिक्त होते हैं, यानी वैकेंट होते हैं। कब होते हैं? डबल मेंबरशिप, यानी ए पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। मतलब कोई भी जो सदस्य है पार्लियामेंट के, वो एक साथ दो हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, यानी कि वो लोकसभा का भी मेंबर नहीं बन सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ मेंबर नहीं बन सकता। किसी दो में से ही एक में उसका मेंबर रहना है, दूसरे में वो नहीं रह सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर नहीं रह सकता, अगर ये वो ऐसा करता है तो इसके कारण, मतलब ये एक ऐसा ऐसा क्यों होता है, ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपुल एक्ट जो है ना 1951 में, इसमें निम्नलिखित कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि ऐसा क्यों, उसकी सीटें कब वैकेंट की जा सकती है अगर वो दोनों सदनों का वो मेंबर है। तो ये किस में दी गई है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में इसकी बात कही गई है। इसकी जो ग्राउंड है, जो पहला है, मतलब इसके वैकेंट के सीट वाले में पहला है, अगर कोई पर्सन्स पार्लियामेंट के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, मतलब पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, तो उसको 10 डेज के अंदर, 10 दिन के अंदर ये बताना होता है कि उसे किस सदन का मेंबर रहना है। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन वो नहीं देता है तो राज्यसभा में ना उसकी सदस्यता जो है वो खारिज कर दी जाएगी, मतलब उसकी सीट को वैकेंट माना जाएगा अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं बताता है तो। दूसरा है, अगर किसी भी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी मेंबर चुन लिया जाता है तो उसको ना उसके पहले वाले सदन में उसका पद जो है खाली माना जाएगा। मतलब जो फर्स्ट जो अगर सेकंड हाउस में चुन लिया जाता है तो उसको पहले वाले जो सदन में उसकी जो मेंबर है वो खारिज माना जाता है, ये दूसरे ग्राउंड पे है। और थर्ड जो है, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में दो सीटों पे, यानी ऐसा लोकसभा पे भी होता है, राज्यसभा में बहुत कम देखने को मिलता है, लोकसभा में आप देखते होंगे कि कोई भी एमपी जो है एक साथ दो सीटों पे चुनाव लड़ता है, तो अधिकतम एक बार में एक ही सीट पे आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में दो सीटों पर चुना जाता है तो उसे अपनी मर्जी से किसी भी एक सीट की खाली कर देना होगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसको, मतलब दोनों सीटों की उसकी जो सीट्स की जो मान्यता है वो खारिज कर दी जाएगी, यानी ये दोनों सीट उसके वैकेंट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और सिचुएशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े प्रश्न अक्सर प्रश्न पूछ ही ले जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन संसद यानी कि पार्लियामेंट का भी मेंबर है और किसी भी स्टेट का असेंबली का भी मेंबर है, तब क्या होगा? उस ग्राउंड में उसको ना 40 डेज के अंदर उसको अपनी असेंबली की जो सीट्स है ना उसको छोड़नी होगी, अदरवाइज उसको जो पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है वो खारिज हो जाएगी 40 डेज के अंदर अगर वो नहीं छोड़ता है तो। ओथ की बात करें ना और अफर्मेशंस की बात करें तो पार्लियामेंट के सभी सदस्यों को, जो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर होते हैं ना, उनको एक शपथ लेनी होती है, और जब तक सदस्य अपनी शपथ नहीं ले लेता तब तक वो संसद के किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है।
यानी किसी भी सेशन में ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर जुर्माना देने का भी, मतलब उसको जुर्माना लगाने का भी उस पर प्रावधान है, जब तक वो शपथ नहीं लेता तब तक। पार्लियामेंट ना, देखिए एक और ट्विस्ट है इसमें, इससे जुड़े भी प्रश्न आपको कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। नोट 1 में अगर इसको गौर कीजिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए पार्लियामेंट में ना, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्य की जो है उसके मेंबर को उसे पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित सैलरी और अलाउंस एलोकेट किया जाता है, मतलब सैलरी और अलाउंस दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशंस में ना पेंशन देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। किसको? पार्लियामेंट के मेंबर को। भारत के संविधान में पेंशन देने का कोई प्रोविज़न नहीं है पार्लियामेंट के मेंबर को। बट पार्लियामेंट हैज़ प्रोवाइड पेंशन टू द मेंबर, लेकिन भारत जो पार्लियामेंट है वो अपने मेंबर को पेंशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न नहीं है, लेकिन फिर भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ राज्यसभा। व्हाट पोजीशन ऑफ राज्यसभा एज ए कंपेरिजन विथ लोकसभा, मतलब लोकसभा के तुलना में राज्यसभा का क्या सिचुएशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जुड़े क्वेश्चंस ना आपको सिविल सर्विसेज के पीटी में ना जरूर ही कभी ना कभी किसी ईयर में देखने को मिलते हैं। लास्ट अगर 5-6 साल के क्वेश्चंस को आप उठा लो तो उसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है। देखिए क्या है ये राज्यसभा की जो संवैधानिक स्थिति है ना लोकसभा की तुलना में, वो क्या है इसे देखते हैं, और इसको 3 एंगल, मतलब थर्ड एंगल में बांट कर देखते हैं। जो पहला एंगल है ना, फर्स्ट जो है, राज्यसभा की जो पावर ऑफ स्टेटस है लोकसभा के समान इक्वल होती है। ये किस सिचुएशन में, मतलब इक्वल सिचुएशंस कब होता है, कब राज्यसभा और लोकसभा का जो पावर और स्टेटस है वो इक्वल कब होता है, वो ग्राउंड हम डिस्कस करते हैं। किसी भी ऑर्डिनरी जो बिल होता है और कॉन्स्टिट्यूशंस बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है, उसको जब इंट्रोड्यूस करना होता है या उसको पास करना होता है तो इक्वल पावर होता है किसके पास? राज्यसभा के पास और लोकसभा के पास इक्वल पावर होता है। इसके अलावा इलेक्शंस एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन एंड रिमूवल पे भी दोनों का सेम पावर होता है। और जो प्रेसिडेंट के द्वारा, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, ऑर्डिनेंस इशू जो किया जाता है, उसको अप्रूवल देने पे भी जो पावर होता है वो दोनों लगभग सेम होता है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट के द्वारा तीनों आपातकाल यानी कि इमरजेंसी जो घोषित की जाती है उसके अप्रूवल में भी राज्यसभा एक अहम रोल निभाता है, एक इम्पॉर्टेंट कड़ी के रूप में रोल प्ले करता है। इन सब क्राइटेरिया में इक्वल पावर होता है। आप इसका सेकंड एंगल को समझते हैं, यानी कि राज्यसभा इज अनइक्वल ऑफ लोकसभा, मतलब राज्यसभा के तुलना में मतलब लोकसभा के तुलना में राज्यसभा अनइक्वल है। कैसे है? मनी बिल पहला है, मनी बिल में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है, वो पूरा का पूरा उसको लोकसभा के ऊपर है। फाइनेंस बिल जो है इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस इसको लोकसभा में किया जाता है, लेकिन इस बिल को जो पास करने का जो पावर है ना, ये दोनों के पास इक्वल है, यानी लोकसभा के पास भी और राज्यसभा के पास। इंट्रोड्यूस सिर्फ फाइनेंस बिल को लोकसभा में ही किया जा सकता है, लेकिन पास जब उसको पारित करने की जो क्राइटेरिया है इसमें दोनों के पास इक्वल मतलब पावर है। देखिए छोटी छोटी जो पॉइंट्स है ना, इसी के ऊपर जहाँ ट्विस्ट होता है क्वेश्चन वहीं से बनता है। इस चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते जाइए, और इस चीज़ के बाद अगर आप इस कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे ना तो आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं ना उसी से क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। देखिए फाइनेंस बिल में क्या इंट्रोड्यूस जो है वो लोकसभा में किया जाता है, लेकिन जो जो पास करने का क्राइटेरिया दोनों के पास पावर इक्वल है। इसके अलावा जो ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, तो उसको भी जो चेयर किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। यहाँ भी देखा जाता है राज्यसभा के जो पावर है थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, काउंसिल
ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं होते हैं। यहाँ भी लोकसभा की जो पावर है थोड़ी सी राज्यसभा से ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि काउंसिल ऑफ यूनियन के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमारा थर्ड एंगल है। दो एंगल तो हमने देखा, इक्वल पावर। इक्वल पावर क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा के लिए, अनइक्वल पावर क्या है लोकसभा और राज्यसभा के लिए। अब कुछ स्पेशल पावर है राज्यसभा के पास, जो सिर्फ राज्यसभा के पास ही है, वो लोकसभा के पास नहीं है। और सबसे दो इम्पॉर्टेंट जो स्पेशल पावर है ना, उसको हम देखते हैं। देखिए, स्टेट लिस्ट में ना आपको पता होगा कि 3 लिस्ट सब्जेक्ट होते हैं, एक सेंटर लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। सेंटर पे जो 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 सेंटर लिस्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र को है। स्टेट सूची पे जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। और कॉन्क्रीट लिस्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार वो स्टेट और सेंटर दोनों को है। लेकिन जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है ना, उसमें आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार है। एक बार फिर से सुनिए, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को कानून बनाने का अधिकार है। सेकेंड स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा को न्यू जो है ना, ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि अभी जो ऑल इंडिया सर्विस आप देखते होंगे, IAS, IPS, IFS, ये ऑल इंडिया सर्विस है। अगर कोई न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाती है ना, तो वो कहाँ से, उसकी जो मतलब उसको क्रिएट करने का जो अथॉरिटी पर्सन होता है वो राज्यसभा होता है। राज्यसभा उसकी पहले इंट्रोड्यूस करता है। ये स्पेशल पावर है राज्यसभा के ऊपर कि वो ऑल इंडिया सर्विस यानी कि अखिल भारतीय सर्विस को क्रिएट कर सकता है। ये पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने राज्यसभा से जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर और डायमेंशन पे हमने विस्तार से चर्चा किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको समय समय पर वीडियो के PDF मिल जाते हैं और भी जो GS और ताकि GS के अलावा और भी जो करंट अफेयर्स के जो कंटेंट के PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो होते हैं किसी भी GS और करंट अफेयर्स के रिलेटेड, वो आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप एकेडमी फॉर जनरल स्टडीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको इन दोनों को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन, वीडियो के PDF और आर्टिकल्स के नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप इसको जुड़ें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।